गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिबेल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने रिवोल्ट के कॉजेस और उसके बाद में हमने किस तरह से नेचर ऑफ लीडरशिप और सपोर्टर्स इसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 का पहला टॉपिक है रोल ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह जो हुआ था, उसमें रूमर्स यानी अफवाह एंड प्रोफेसीज भविष्यवाणी, अफवाह और भविष्यवाणियों की क्या क्या भूमिका रही। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में कुछ अफवाहों और भविष्यवाणियों ने अपनी भूमिका अदा की थी। वो इस प्रकार है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मूविंग पीपल इन टू एक्शन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की लड़ाई के दौरान ये अफवाहों और भविष्यवाणियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है। देयर वाज ए रूमर दैट द न्यू कार्टरीज वर ग्रीस्ड with the fat of cow and pigs which would pollute their castes and religion। इसी तरह का एक पहला रूमर या अफवाह जो उड़ी थी वो ये थी कि सैनिकों में ये अफवाह उड़ गई कि अंग्रेज़ों ने जो नई कार्ट्रिज या नए कारतूस खरीदे हैं उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है और वो लेप उन्होंने उन लोगों की, भारतीय सैनिकों की जो जाति है और धर्म है उसको नष्ट करने, भ्रष्ट करने या फिर उसको अशुद्ध करने के लिए किया है। The rumors about the British trying to destroy the religion of Indians by mixing the bone dust of cows and pigs into the floor led people to avoid touching the floor। अब दूसरी अफवाह ये उड़ी कि अंग्रेज़ लोग जो थे वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करने की। ठीक है, किस तरह से? बोन डस्ट मिलाकर, मतलब गाय और सुअर की हड्डियों का जो चूरा होता है, बोन डस्ट मतलब हड्डियों का चूरन। ठीक है, हड्डियों का पाउडर मिलाकर किस में? आटे में मिलाकर लोगों को बेच रही है ताकि उनका धर्म नष्ट हो जाए। इसीलिए भारतीय लोगों ने आटे को खरीदने से भी, टच करने से भी मना कर दिया। देयर वॉज fear and suspicion that the British wanted to convert Indians to Christianity। इसी तरह लोगों में डर और शक बैठ, अंग्रेज़ों को उन्होंने शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया कि ये भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। The rumor about the British rule coming to an end on the contemporary of the Battle of Plassey also reinforced the call for a revolt against the masters। मतलब जो रूमर था, अफवाह जो थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ, एक अफवाह ये भी थी कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 में लड़ा गया था। उसके 100 साल हो जाएंगे 23 जून 1857 को। तो उन्होंने सोचा है कि 100 साल होने पर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स का अंत हो जाएगा, तो हमें एकजुट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पॉलिसीज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स टारगेटेड देयर लॉन्ग चेरिस्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ब्रिटिश नीतियों ने, कुछ नीतियाँ उन्होंने की थी कि भारतीय समाज में कुछ जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया यहाँ पे, इससे और जो सामाजिक सुधार किए, सोशल रिफॉर्म्स किए, इससे उनके जो लंबे पोषित रीति रिवाज और प्रथाएं थी वो उस पर उन्होंने हमला समझा कि ये हमारे रीति रिवाज और प्रथाओं को नष्ट करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये क्रांति में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है, द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो क्रिएटेड डाउट एंड डिसकंटेंट। इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई धर्म गुरु जो आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले, तो उनकी जो एक्टिविटी थे, उनकी गतिविधियां जो थी वो भी लोगों में संदेह और डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे थे। मतलब लोगों में असंतोष और एक तरह से क्या कह सकते हैं, संदेह की भावना पैदा कर रहे थे और असंतोष की भावना पैदा कर रहे थे।
The annexation on the pretext of the doctrine of lapse also made the people suspicious of British intentions. इसके अलावा वो जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो शुरू किया था, जो पॉलिसी या सिद्धांत जो शुरू किया था, उसकी वजह से भी उन्होंने अलग अलग स्टेट्स को हड़प लिया था, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। इस वजह से लोगों के मन में ब्रिटिश इरादों या अंग्रेज़ों के इरादों और मंसूबों के प्रति लोगों में संदेह या शक पैदा हो गया था। नेक्स्ट, सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में शुरू की थी। देखिए सहायक संधि क्या है। सब्सिडायरी अलायंस वाज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। 1798 में शुरू की गई एक समझौता, एक रीति थी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विथ द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब जो भी राजा अंग्रेज़ों के साथ सब्सिडायरी अलायंस या सहायक संधि करेगा, उनको कुछ अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। तो इसमें एक नियम कानून ये था कि जो राजा अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करेगा, उसकी रक्षा करने की, इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक और बाहरी जो खतरे होंगे, उनसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्मी की होगी। अंग्रेज़ सेना उसकी जिम्मेदारी लेगी, लेकिन बदले में क्या करेगी। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई ए ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशनड। मतलब जिस स्टेट ने या जिस राजा ने ब्रिटिशर्स के साथ अलाई की या संधि की है, सहायक संधि की है, सब्सिडायरी अलायंस की है, उस स्टेट में एक ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट तैनात रहेगी, मतलब एक ब्रिटिश सेना तैनात रहेगी। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। फिर उस अंग्रेज सेना का खर्चा उस राजा को वहन करना पड़ेगा जो उसके साथ संधि करेगा। ठीक है। द अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। फिर अगली पाबंदी ये थी कि जो संधि करेगा, संधि करने वाले राजा को बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के ना तो किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई करनी होगी, लड़ाई कर सकता है वो, और ना ही किसी के साथ एग्रीमेंट या समझौता, आपस में संधि या मैत्री संधि भी नहीं कर सकता। मतलब उनके अंग्रेज़ों के कहे के बिना या अनुमति के बिना वह न तो किसी दूसरे के साथ, दूसरे राजा के साथ या दूसरे स्टेट के साथ मित्रता कर सकता है और ना ही लड़ाई कर सकता है। द अलाई हैड टू कीप द रेजिडेंट्स हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाज नॉट अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। अब जो अलाई होगा या जो मित्रता करेगा उनके साथ सब्सिडायरी अलायंस के साथ, उस राजा को या उस स्टेट को अपने यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश रेजिडेंट उसके स्टेट में तैनात कर देगी, जो कि वो गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि होगा, जो कि सीधे ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को हड़पना या अवध पर ज़बरदस्ती कब्जा करना। डलहौजी डिक्लेयर्ड द किंगडम ऑफ अवध एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। डलहौजी ने एक डिस्क्राइब इस तरह से किया अवध के बारे में कि अवध एक तरह की ऐसी चेरी या फल है, चेरी जैसा एक फल होता है, मीठा फल, जो कि एक दिन उन्हीं के मुंह में आके गिरेगा। तो मतलब एक तरह से वो धन का कटोरा मान लो उसको, जो कि फल से उसको संज्ञा दे रहा है कि चेरी है ये, तो एक दिन कितना ही फल फूल ले, एक दिन ये हमारे ही हाथ लगेगा, मतलब उन्हीं को फ़ायदा देगा। अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1856 बाय लॉर्ड डलहौजी। और औपचारिक रूप से अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया, मतलब ज़बरदस्ती उसको हड़प लिया। द कॉन्क्वेस्ट हैपेंड इन स्टेजेस। अब अवध का जो अवध पर जो कब्जा करने का सिलसिला था वो थोड़ा लंबा चलता है, स्टेज में चलता है, अलग अलग चरणों में चलता है। द सब्सिडायरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। और लॉर्ड
वेलेज़ली ने 1801 में अवध पर सब्सिडारी अलायंस यानी सहायक संधि ज़बरदस्ती थोप दी। बाय द टर्म ऑफ दिस अलायंस द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स। मतलब ये सहायक संधि की टर्म्स के अनुसार सब्सिडारी अलायंस जो थी उसकी संधि के अनुसार अवध के नवाब को अपनी आर्मी को, अपनी सेना को डिसबैंड करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा। अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, और अपने स्टेट में ब्रिटिश सेना को तैनात करना होगा और उसको अलाउ करना होगा कि ब्रिटिश सेना उसके स्टेट में तैनात हो जाए। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट्स, और अवध का जो नवाब होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेजिडेंट होगा, उसकी सलाह के अनुसार ही काम करेगा। ठीक है। हु वाज अटैच टू द कोर्ट, जो कि कोर्ट के साथ ही अटैच, मतलब उसके साथ ही उसको नियुक्त कर दिया गया उसकी निगरानी करने के लिए। दस द नवाब बिकेम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, और इसीलिए जो नवाब था अवध का वो ब्रिटिश पर या ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गया। द ब्रिटिश वर कीन टू एक्वायर अवध एज इट्स सॉइल वाज गुड फॉर ग्रोइंग इंडिगो एंड कॉटन वाज वेरी एंड कॉटन एंड वाज आइडियली लोकेटेड फॉर ट्रेड। तो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो हमेशा से अवध पर कब्जा करने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि अवध की जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, बढ़िया थी। ठीक है। वहाँ पर इंडिगो की खेती यानी नील की खेती अच्छे से हो सकती थी, साथ ही कपास की खेती भी अच्छे से हो सकती थी। इन फसलों के लिए वहाँ स्थिति कंडीशन बहुत ही आइडियल थी, यानी बहुत अच्छी स्थिति थी, आदर्श स्थिति थी। एंड लोकेटेड फॉर ट्रेड, और अवध ऐसी जगह स्थित था जहाँ की ट्रेड की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, वहाँ वो ट्रेड रूट पे स्थित था। नेक्स्ट है annexation of Awadh would complete the territorial annexation by the British beginning with that of Bengal a century earlier। अब अवध को जो हड़पने की जो नीति थी, या जिस समय उन्होंने अवध को हड़प लिया, वह बंगाल को हड़पने से, मतलब 100 साल पहले जब उन्होंने बंगाल को हड़पा था, तो राज्यों पर कब्जा करने का सिलसिला अवध को कब्जा करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 100 साल में वो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा कर चुके होंगे, तो इसीलिए उन्होंने अवध पर कब्जा किया। इट वाज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, और अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया। मतलब अवध के नवाब पर यह आरोप लगा दिया है कि वह कुशासन चला रहा है, जनता उससे खुश नहीं है, जनता पर वो बहुत सारा अत्याचार कर रहा है, बहुत सारा टैक्स लगा रहा है। तो इस तरह से गलत बयानी या झूठा प्रचार करते हुए, कुशासन का आरोप लगाते हुए, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाते हुए उसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है। द ब्रिटिश रॉन्गली अज्यूम्ड दैट द नवाब वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर रूलर, ऑन द कॉन्ट्री ही वाज वाइडली लव्ड। मतलब अंग्रेज़ों ने बहुत ही गलत तरीके से नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर हटा दिया कि वह अनपॉपुलर है, मतलब जनता उसको चाहती नहीं है, पसंद नहीं करती, जबकि उसके बजाय उल्टा ही होता था कि वह वाइडली लव्ड, चारों ओर से हर तरह से के लोग या हर प्रकार के लोग उसको पसंद करते थे, चारों तरफ उसके एम्पायर के लोग उसे बहुत चाहते थे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। जो अवध का नवाब था उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह वाज डिस्प्लेस्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता। नवाब वाजिद, जो अवध का नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है और उसे कलकत्ता भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, कलकत्ता में भेज दिया जाता है। ही वॉज सो एडमायर्ड बाई हिज पीपल दैट हिज सब्जेक्ट फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट्स। मतलब उसकी जो प्रजा थी, उसके राज्य की जो जनता थी, अवध की जनता, वह उसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा करती थी कि जब उसको डिस्पेंड कर दिया, उसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो उसके पीछे पीछे पूरे रास्ते में वो कानपुर तक जाते हैं, मतलब शोक भरे, विलाप के भरे, दुख भरे गाने गाते हुए। देयर वाज वाइड स्प्रेड इमोशनल अपहीवल एट हिज डिथ्रोनमेंट। और जब उसको गद्दी से हटा दिया गया तो उस चारों तरफ पूरे अवध में व्यापक भावनात्मक उथल पुथल शुरू हो जाती है।
कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑब्जर्व दैट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। तो उस समय के समकालीन जो इतिहासकार थे, लेखक थे, उन्होंने लिखा कि द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे शरीर से या देह से जान निकल चुकी है, जा चुकी है। एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, और इस शहर की इस शहर की जो काया है या शहर का जो शरीर है वह बेजान हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा या जो जान है वही चली गई है। फोक सॉन्ग्स mourned that the honorable English came and took the country। और लोगों ने लोकगीत में अपना शोक इस प्रकार से व्यक्त किया है कि ऑनरेबल इंग्लिश केम, मतलब ये अंग्रेज बहादुर आ गए और पूरे देश पर कब्जा कर लिए। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द तालुकदार। तालुकदारों का विस्थापन या तालुकदारों को भी गद्दी से हटा दिया। The annexation of Awadh displaced not only the Nawab but also the तालुकदार्स, मतलब अवध को कब्जा करने के साथ ही उन्होंने न केवल नवाब को हटाया बल्कि तालुकदारों को भी उनकी गद्दी से हटा दिया। द कंट्री साइड ऑफ अवध हैड मैनी एस्टेट्स एंड फोर्ट्स ऑफ तालुकदार्स, मतलब जो कंट्री साइड था, ग्रामीण एरिया था, जो विलेज एरिया था अवध का, वहाँ पर तालुकदारों के बहुत सारे एस्टेट, किले वगैरह और संपदाएं वगैरह थी, प्रॉपर्टी थी। दे हैड हेल्ड पावर फॉर जनरेशन, और वहाँ पर वो कई पीढ़ियों से अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए आ रहे थे। अंडर द नवाब द तालुकदार हैड enjoyed a fair degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the नवाब। तो जो अवध के नवाब के कंट्रोल में रहते हुए तालुकदार अपनी काफ़ी स्वायत्तता और स्वतंत्रता का प्रयोग करते थे, मतलब जब तक कि वो अवध के नवाब की संप्रभुता या आधिपत्य स्वीकार करते तब तक वो अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का पूरा उपयोग कर सकते थे, उसको एंजॉय कर सकते थे। लेकिन जब नवाब को ही हटा दिया तो उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता कहाँ रहने वाली थी। दे पेड रेवेन्यू ऑफ देयर तालुक्स टू ब्रिटिश, वो अपने जो तालुक थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को यानी अंग्रेज़ों को चुकाते थे। मैनी तालुकदार्स हैड आर्मीज ऑफ अबाउट 12,000 फुट सोल्जर्स एंड इवन द स्मॉलर वन हैड आर्मीज ऑफ अबाउट 200, मतलब बहुत सारे तालुकदारों के पास 200 से लेकर 12,000 तक पैदल सैनिकों की सेना होती थी। मतलब जो बड़े तालुकदार होते थे उनके पास लगभग 12,000 और जो छोटे तालुकदार होते थे उनके पास कम से कम 200 पैदल सैनिक जरूर होते थे। द ब्रिटिश डिड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ द तालुकदार, लेकिन अंग्रेज़ों ने तालुकदारों की सत्ता और शक्ति को बर्दाश्त नहीं किया। दे वर एनेक्स्ड, डिशार्म्ड एंड देयर बेस्ट फोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड, मतलब उन्होंने उनके जितने भी किले थे, प्रॉपर्टी थे, उनको हड़प लिया, उनके स्टेट को कब्जा कर लिया और उनकी सेना को भंग कर दिया। ठीक है, और जो सबसे बढ़िया किले थे उनको नष्ट भी कर दिया। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रिड्यूस देयर पावर, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी या राजस्व नीतियाँ थी उन्होंने तालुकदारों की शक्ति और शक्तियों को घटा दिया। दे इंट्रोड्यूस द समरी सेटलमेंट इन 1856, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में समरी सेटलमेंट यानी एक मुश्त बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट तालुकदार हैड एक्वायर्ड द लैंड बाय फोर्स एंड फ्रॉड एंड दस हैड नो परमानेंट राइट्स ओवर लैंड। यह एक ऐसे विचार पर आधारित था ईस्ट इंडिया कंपनी के कि उन्होंने तालुकदारों को यह कहा कि उन्होंने जो ज़मीन जायदाद प्राप्त की है वो बाय फोर्स प्राप्त की है, मतलब धोखे से, बाय शक्ति से एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी से प्राप्त की है, इसीलिए उनका ज़मीनों पर परमानेंट राइट या स्थायी अधिकार नहीं होगा। दे रिमूव देम फ्रॉम पावर, इसीलिए उन्होंने उनकी सत्ता से हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन प्री ब्रिटिश टाइम्स तालुकदार held 67% of the total number of villages in Awadh, and after the introduction of summary settlement, this number reduced to a mere 38%.
उदाहरण के रूप में अंग्रेज़ों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के जितने भी गांव थे उनका 67 हिस्सा आता था। लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने यानी 1856 से जब से समरी सेटलमेंट उन्होंने शुरू किया, यह संख्या घटकर केवल 38% रह गई। बाय रिमूविंग देम द ब्रिटिश थॉट दे विल सेटल द लैंड विद द ऑनर ऑफ सॉइल। अब उनको हटाकर, मतलब तालुकदारों को उनकी गद्दी से हटाकर या उनके स्टेट उनका स्टेट छीन कर अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो उन्हें उस ज़मीन को उनके असली मालिकों को दे देंगे, मतलब जो किसान होंगे उनके असली मालिक उनको सौंप देंगे। दे वांटेड टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन रन टू पीजेंट्स। अब अंग्रेज़ ये भी चाहते थे कि जो किसानों का जो शोषण हो रहा है उसको कम किया जाए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। दे वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू रिटर्न्स टू द स्टेट। इसके अलावा वो कंपनी के लिए राजस्व को बढ़ाना भी चाहते थे, मतलब वो अपनी इनकम या राजस्व जो रेवेन्यू रिटर्न्स मिलता था, आय को बढ़ाना भी चाहते थे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिड नॉट हैपन ऑल्दो द रेवेन्यू इंक्रीज्ड। असलियत में क्या हुआ, किसानों के दुख कम नहीं हुए, ठीक है, जो किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो कम नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्दो द रेवेन्यू इंक्रीज्ड, हालांकि राजस्व तो बढ़ गया, मतलब किसानों की ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम बढ़ गई। द बर्डन ऑन द पीजेंट डिड नॉट रिड्यूस, लेकिन किसानों का जो बर्डन था, जो भार था, बोझ था टैक्स पे करने का, वो कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। ऑफिशियल सून found out that there was increase in revenue rates from 30 to 70% and large areas of Awadh were heavily over assessed। अधिकारियों ने जल्दी ही यह पता लगा लिया कि जो राजस्व वृद्धि है या राजस्व के जो रेट है वह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले जो 30% थी रेट, उसको बढ़ाकर 70% कर दी गई, ठीक है। और जो अवध के जो बहुत बड़े एरिया थे, बड़े क्षेत्र थे, वहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर टैक्स का या रेवेन्यू का आकलन किया गया, उसका निर्धारण किया गया था। विद द रिमूवल ऑफ द तालुकदार द पीजेंट्स वर डायरेक्टली एक्सपोज टू द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड कुड नो लॉन्गर अवेल लोन्स इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर। मतलब तालुकदारों को निकालने के साथ ही उन्होंने हटा दिया गद्दी से, तो तालुकदार निकल गए। तो तालुकदारों के निष्कासन के साथ ही जो किसान थे वो डायरेक्टली एक्सपोज होने लगे, मतलब सीधे पूरी तरह पिसने लगे यानी उनका और ज़्यादा शोषण होने लगा, ठीक है। टू द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू पॉलिसी थी, राजस्व नीतियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, ठीक है। कठोर मतलब जब टाइम पे वो टैक्स नहीं देंगे, रेवेन्यू नहीं देंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी को वो सील कर लेते थे, उन पे कब्जा कर लेते थे और उसको नीलाम कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड कुड नो लॉन्गर अवेल लोन्स इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप ऑफ और क्रॉप फेलियर। और किसानों को समय पर लोन भी नहीं मिल पा रहा था, मतलब जो मनी लेंडर्स होते थे वो उनको लोन देने से भी मना करते थे, क्योंकि वो समय पर लोन नहीं चुकाते थे, या फिर जब फसल ख़राब हो जाती थी तो तब भी उनको लोन की ज़रूरत होती थी, तब भी वो लोन नहीं ले पाते थे। देर वर नो मीन्स बाय विच द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू कुड बी पोस्टपोन्ड अपॉन फेलियर ऑफ द क्रॉप और अदर अनफोर्सीन सिचुएशन। मतलब फसल जब ख़राब हो जाए या फिर किसी बुरी स्थिति में, कठिन वक्त में किसान को पैसे की ज़रूरत पड़े, उसके खुद के पास पैसे नहीं है, तब भी ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लगान या रेंट है या जो रेवेन्यू है उसको ना चुकाए। मतलब उसको किसी भी ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेंट है या रेवेन्यू है वो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पेट्रोनेज हैड बाउंड द पीजेंट्स टू द तालुकदार बट इट वाज डिसरप्टेड। मतलब शुरुआत में जो किसानों के और जो तालुकदार थे उनके संबंध आपस में बिल्कुल अच्छे थे, उनमें लॉयल्टी मतलब निष्ठा और पेट्रोनेज संरक्षण के जो संबंध थे वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगे थे, अस्त व्यस्त होने लगे थे, क्योंकि तालुकदार डिसबैंड कर दिए गए थे।
द ब्रिटिश ओवर असेस्ड द रेवेन्यू ड्यूज एंड यूज इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाकर ओवर असेस्ड मतलब अधिक आकलन किया राजस्व बकाया का, और उसने जो तरीका अपनाया राजस्व वसूल करने का या टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल या गैर लचीला था। मतलब इनफ्लेक्सिबल मतलब ऐसा ही है कि फसल अच्छी हो या ख़राब हो, उनको पैसा वो रेवेन्यू चुकाना ही होगा। फ्लेक्सिबल में ऐसा होना चाहिए था कि फसल अच्छी हो जाए तो वो ज़्यादा रेवेन्यू दे दे और ख़राब हो जाए तो कम दे दे, लेकिन वो इनफ्लेक्सिबल था। इसमें उनको कोई छूट नहीं थी कि फसल अच्छी हो या ख़राब हो, उनको उतना जो नियत लगान की राशि थी वो देना ही पड़ेगा। वो कहीं से भी लाए, चाहे उधार लेके आए, कर्जा लेके आए, कहीं से भी करे। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द वाइट एंड इंडियन ऑफिसर्स। गोरे अंग्रेज लोग और भारतीय अधिकारियों के बीच में संबंध। तो यहाँ पे वाइट मतलब अंग्रेजों के बारे में है। प्रायर टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 द रिलेशनशिप बिटवीन द वाइट एंड इंडियन ऑफिसर्स वाज कोर्डियल। मतलब 1857 की लड़ाई से पहले, क्रांति से पहले, ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों के बीच में जो संबंध थे वो सौहार्दपूर्ण थे, मतलब दोस्ताना थे, फ्रेंड की तरह रहते थे वो। द फॉर्मर वर वेल वर्स्ड इन हिंदुस्तानी, fenced and wrestled with their Indian counterparts and often went out hawking with them and were thus disciplinarian and father figure rolled into one। मतलब जो फॉर्मर मतलब जो अंग्रेज जो थे पहले, वो हिंदुस्तानी भाषा को अच्छे से जानते थे। वो भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ, मतलब भारतीय अफसरों के साथ हिंदुस्तानी बोलते थे। फेंस्ड मतलब तलवारबाजी करते थे, उनके साथ तलवारबाजी का खेल करते थे। रेसल्ड कुश्ती करते थे, ठीक है, भारतीय अफसरों के साथ। और अक्सर वो उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। और इसीलिए उनमें जो डिसिप्लिनेरियन यानी अनुशासन और एंड फादर फिगर मतलब अभिभावक का जो स्नेह था वो देखने को मिलता था। ये सब था 1857 की क्रांति या विद्रोह से पहले की बात। इन द 1840s दिस रिलेशनशिप अंडरवेंट ए ड्रास्टिक चेंज। लेकिन 1840 के दशक में इन दोनों में संबंध बहुत जल्दी बदल गए, मतलब बहुत ज़्यादा भीषण इनमें चेंज या परिवर्तन देखने को मिला। विद द ब्रिटिश ऑफिसर कंसिडरिंग देन इंडियन सिपाही एज रेशियली इन्फीरियर। मतलब अब अंग्रेज जो गोरे लोग थे वो भारतीय अफसरों को या भारतीय सिपाहियों को नस्ली टिप्पणी करने लगे और उनको उनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, नस्ली भेदभाव, वो सब करने लगे। ठीक है। एंड राइडिंग रफ शोर्ड ओवर देयर सेंसिबिलिटीज़। और वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे जो कि उनकी भावनाओं की, इस तरह से उनकी भावनाओं की कद्र भी वो नहीं करने लगे। मतलब वो ये नहीं सोचने लगे कि भारतीय अफसर क्या सोचेंगे, ऐसे बोलेंगे तो, उनके साथ ऐसे भेदभाव करेंगे तो उनकी भावनाओं के साथ भी वो खेलने लगे, उनका सम्मान नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज लिंक्स बिटवीन द पीजेंट्स एंड सिपाहीज। किसानों और सिपाहियों के बीच में निकट संबंध, उनके बीच में आप हमेशा से निकट संबंध या क्लोज लिंक्स रहे हैं। कैसे? द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स वर आल्सो डिस्कस्ड विद इन सिपाही लाइन्स एज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द पीजेंट्री। मतलब जो किसानों की जो शिकायत होती थी या शिकायत जो भी उनकी शिकायतें होती थी वह सिपाही लाइन में भी डिस्कस की जाती थी, उनकी चर्चा की जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक होते थे वो पीजेंट्री से ही आते थे, मतलब किसान परिवार से ही आते थे। उनके परिवार वाले किसान होते थे और उनके बच्चे सैनिक बनकर आर्मी में ज्वाइन कर लेते थे। तो इस तरह से किसानों की जो भी समस्याएं होती थी, शिकायतें होती थी, वो सिपाही लाइनों में भी उसकी चर्चा की जाती थी। अवध वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। इसी तरह अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी यानी पौधशाला कहा जाता था। द सिपाहीज आल्सो कंप्लेंड अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग लीव, मिसबिहेवियर एंड रेशियल अब्यूज़ ऑफ देयर वाइट ऑफिसर्स। मतलब जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, वो हमेशा
जो अंग्रेज सिपाही थे उनके साथ जो दो मिसबिहेव करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, या फिर उनको समय पर छुट्टी नहीं मिलती थी, या फिर नस्ली जो गाली गलौच वगैरह वो करते थे, उसकी वो कंप्लेन करते थे, आपस में बातें करते रहते थे कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, हमें समय पे छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे साथ नस्ली व्यवहार भेदभाव किया जाता है, ठीक है, और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। दस देयर डिसकंटेंट स्पिल्ड ओवर इनटू द रैंक पीजेंट्री, मतलब उनका असंतोष अब किसानों में भी दिखने लगा। मतलब किसानों का असंतोष सैनिकों में दिखने लगा और सैनिकों का जो असंतोष था वो किसानों में भी दिखने लगा। When the sepoys took up arms, they were joined by the peasants, मतलब जब सैनिकों ने हथियार उठा लिया तो उनके साथ में किसान भी शामिल हो गए, और 1857 यानी 1857 की जो क्रांति या विद्रोह हुआ था उसमें सिपाहियों ने, किसानों ने और आम आदमी सब ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हुआ बचा हुआ पार्ट हम पार्ट नंबर 3 में पूरा करेंगे। धन्यवाद।